हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, साइंस के क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे जिससे आपका जो क्लास 10th का रिवीजन है साइंस का वो अच्छे तरीके से हो सके। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर का जो नेम है रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित चैप्टर है। पाठ का नाम है आपकी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपकी किस तरीके की बोर्ड परीक्षा की तैयारी चल रही है। तो सभी स्टूडेंट बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हो सके तो कमेंट में अपना आंसर देंगे, जिससे ये भी क्लियर होता जाएगा कि आप लोगों को कितना कंफर्म हो चुका है, कितना आप लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तप्त निकिल चूर्ण तप्त निकिल चूर्ण की तप्त निकिल चूर्ण की तब निकिल चूर्ण की उपस्थिति में एथिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो एथिलीन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया तप्त निकिल चूर्ण की उपस्थिति में हम कराते हैं तो ये ऐड हो जाते हैं, दोनों तो ऐड हो जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। तप्त निकिल चूर्ण की उपस्थिति में एथिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जी हाँ। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है? लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है? तो यहाँ पे आपको दिया गया है PbNO3 का होल ट्वाई। इस ये आपका जो है कि फॉर्मूला है किसका? लेड नाइट्रेट का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। जल के वैद्युत अपघटन से मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर अनुपात क्या है? तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका, जल के वैद्युत अपघटन से मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर अनुपात क्या होगा? तो ये रहेगा आपका 2:1। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो तेल के नमूने जो होते हैं, तेल जो होता है, इसको अगर बहुत अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखना है तो इसके लिए दो महत्वपूर्ण गैसें प्रयोग की जाती हैं, जिसमें से आपका है हीलियम और नाइट्रोजन। जी हाँ, हीलियम और नाइट्रोजन दो ऐसी गैसें हैं जिनका प्रयोग तेल के नमूने को ताज़ा बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली और तांबे के ऊपर हरी रंग की परत चढ़ जाती है, उसे क्या कहा जाता है? जी हाँ, उस प्रोसेस को जिसके कारण जो मेटल्स होता है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉयड होने लगता है, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ विशेष जो मेटल्स हैं, जैसे चांदी हो गया, सिल्वर हो गया, इसके ऊपर काले रंग की परत आ जाती है तो तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है संक्षारण। जी हाँ, इसको संक्षारण या कोरोशन कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है? जी हाँ, निम्नलिखित अभिक्रिया आपके सामने दी गई हैं। इन चारों अभिक्रियाओं को देख के आपको बताना है कि किस अभिक्रिया में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो सोडियम कार्बोनेट विलयन एवं कॉपर धातु मतलब Na2CO3 और CO की रिएक्शन कराएंगे, या MgCl2 प्लस एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराएंगे, FeSO4 फिर सल्फेट और सिल्वर Ag की रिएक्शन कराएंगे, या सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस Cu की रिएक्शन कराएंगे। तो इनमें से किस अभिक्रिया को आपने पढ़ा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया के रूप में? प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? जैसे कि एक रिएक्शन हमने कराई है, ये कराई है, यहाँ पे करा दे रहे हैं हम लोग NaCl। जी हाँ, NaCl की रिएक्शन करा देंगे हम लोग, किससे कराएंगे? कॉपर से। तो ये होगा क्या? ये आपका चेंज हो जाएगा, Na जो आपका है वो अलग हो जाएगा और CuCl2 बन जाएगा। तो सोडियम ये आपका जो अलग हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो फर्स्ट इसका रहेगा कि सोडियम क्लोराइड प्लस ये विलयन जो आपका है, विलयन एवं कॉपर धातु, इन दोनों की जो हम अभिक्रिया कराएंगे वो आपकी रहेगी क्या? वो हो जाएगी आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर आपके पास सामने आ चुके हैं, तो इनको देख लेंगे। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। इसमें हम देख रहे हैं जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तो फेरस सल्फेट बनता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में तो आप इसको लिख सकती हैं CuSO4। इसमें लोहे का टुकड़ा डालेंगे यानी Fe मिलाएंगे, तब आपका क्या हो जाएगा? ये फेरस सल्फेट बनेगा। फेरस सल्फेट बनने का मतलब क्या बन रहा है? FeSO4 बन रहा है और Cu क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया को अभी आपने एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जी हाँ, इसको हम लोग कहेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद आता है आपका
नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर NH3 एवं HCl गैसें बनती हैं जो कि ठंडा करने पर पुनः अमोनियम क्लोराइड बनाती हैं। यह अभिक्रिया क्या है? अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर, मतलब सूत्र आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो रहेगा अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर, तो ये आपका हो जाएगा कि इनको गर्म NH4Cl को NH3 प्लस Cl गैसें बनती हैं इनको गर्म करने पर, तो पुनः अमोनियम क्लोराइड बनाई जाती है। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है इसको। जी हाँ, जब आप NH3 से क्या करते हो, रिएक्शन कराने पर NH3 और NH4Cl से अभिक्रिया के फलस्वरूप NH3 व HCl बना लेते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जी हाँ, इसको क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो इसमें हम लोग करते हैं, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है? जी हाँ, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो कहलाती हैं कि रिएक्शन के फलस्वरूप पहले अभिकारक से उत्पाद बन जाता है और उत्पाद से पुनः अभिकारक बन जाता है, तो इस स्थिति में जो अभिक्रिया होती है उसको हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया यहाँ पे कौन सी नहीं है? तो आपको साफ साफ दिख रहा है, रिवर्सिबल साइन आप देख लेंगे, यहाँ सेम रिवर्सिबल साइन, मतलब PCl5 से PCl3 Cl2 बन सकता है और PCl3 से वापस ही बन सकता है। इसी प्रकार N2O4 से 2NO3 बन सकता है, 2NO3 फिर से N2O4 बन सकता है, तो ये भी उत्क्रमणीय है, ये भी उत्क्रमणीय है। जी हाँ, वन एंड ओनली ये आपकी जो रिएक्शन दी गई है इसमें KClO3 से KCl और CO2 बना हुआ है, ये रिएक्शन आपकी कहलाएगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 9th का D हो जाएगा। इसके बाद निम्न में उभय अपघटन अभिक्रिया है। उभय अपघटन अभिक्रिया क्या है? उभय अपघटन कहलाती है जिसमें दो पदार्थ के जो कह सकते हैं, दो यौगिक जो है उनके तत्वों में अभागमन हो रहा है, मतलब किसी का एक परमाणु जुड़ के दूसरे में जुड़ रहा है, दूसरे के एक परमाणु के वहां जुड़ रहा है। तो यहाँ आपको एक रिएक्शन दिख रही है BaCl2 प्लस Na2SO4, मतलब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट में से जो क्लोरीन है ये पहुंच जा रहा है कहाँ? Cl के साथ जुड़ गया है, और इसका SO4 जो है ये कहाँ ऐड हुआ है? Ba से जुड़ गया है। तो इस स्थिति में जो आपका D है दसवीं का, वो हो जाएगा आपका BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस 2NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन सी उभय अपघटन अभिक्रिया नहीं है? उभय अपघटन अभिक्रिया नहीं है, तो आपको एक रिएक्शन दिख रही है A, 11th का हो जाएगा A। इसमें आप सब दिख रहा है NH4Cl से बन रहा है NH3 और HCl, तो ये उभय अपघटन अभिक्रिया नहीं है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर कि CuSO4 विलयन में Zn का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है। जी हाँ, तो यहाँ आप समझ सकती हैं कि CuSO4 विलयन में CuSO4 रिएक्शन देख लीजिए। अरे ये नहीं आएगा, एक सेकंड। CuSO4 ये रहता है, CuSO4 में क्या डालना है? लोहे का टुकड़ा डालना, तो Fe से रिएक्शन कराएंगे, FeSO4 बन जाएगा, Cu अलग हो जाएगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा गया है कि CuSO4 विलयन में Zn का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है, तो यह भी क्या क्या कहलाएगी? सॉरी, तो यहाँ Fe नहीं है, यहाँ पे Zn कर लेंगे आप लोग। Zn का टुकड़ा आप डालोगे तो बनेगा ZnSO4, Cu अलग हो जाएगा। इस स्थिति में इसको हम बोलेंगे, कहेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? प्रतिस्थापन हो रहा है। इसका निम्न कौन सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है? तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें देखेंगे कि PCl5 की रिएक्शन PCl को गर्म करती हैं, तब PCl3 और Cl2 का निर्माण होता है, इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ये। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आता है 14, तो 14 को देख लेंगे। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? जंग लगता है लोहे में। अब देखा होगा कि जंग किसको बोलते हैं? जब हम नमी युक्त वातावरण में किसी धातु की वस्तु या लोहे की वस्तु को रख देते हैं तो उस पर हल्के भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, यह परत उस वस्तु को धीरे धीरे नष्ट करती रहती है, तो इसे हम लोग जंग बोलते हैं। अब जंग का सूत्र क्या है? जंग का सूत्र आपको दिख रहा है Fe2O3 इंटू XH2, ये आपका क्या है? जंग का सूत्र है। इसमें क्या होता है, ये है Fe2O3 इंटू XH2। जंग का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Fe2O3 इंटू XH2, Fe2O3 इंटू XH2। निम्न में से कौन सी धातु आर्द्र वायु में संक्षारित नहीं होती है? आर्द्र वायु में संक्षारित नहीं होती है कौन सी धातु? जी हाँ, पढ़ लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी धातु आर्द्र वायु में संचारित नहीं होती है? मेरे भाइयों बहुत सिंपल है, क्योंकि लोहे की कोई वस्तु आप पहन नहीं सकते हैं सर्दियों में, और उसमें बरसात में पहनोगे तो उसमें क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा। तांबा पर हरे रंग की परत चढ़ जाएगी, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाएगी, लेकिन प्यारे भाइयों सोना पर कभी कोई भी ऐसी परत नहीं चढ़ती है, क्योंकि ये निष्क्रिय धातुओं में से आता है। इसका आंसर हो जाएगा सोना।
डी संगमरमर का रासायनिक सूत्र भाइयों संगमरमर, ताजमहल बना हुआ है संगमरमर से, तो देख लेंगे आप लोग संगमरमर से क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है भाइयों, ताजमहल को बनाया गया है CaCO3 से। तो CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। आलू की चिप्स, क्या बात है, क्वेश्चन देखिए 17, आलू की चिप्स को लंबे समय तक विकृत गंधता से बचाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस। सुन लीजिए सभी लोग, आलू की चिप्स यानी पैकेट में जो आते हैं मार्केट से चिप्स का, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है जिससे वो चिप्स खराब नहीं होती हैं, क्योंकि अगर हम चिप्स बना के रख देंगे तो वो खराब हो जाएंगी। इसमें गैस मिलाई जाती है कौन सी, तो जी हाँ नाइट्रोजन गैस, बहुत बढ़िया, नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है आलू की चिप्स में, के पैकेटों में। इसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आ गया आपके पास। ये है कि चूने के पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप, चूने के पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप होने वाले चूने के पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले ठोस पदार्थ का नाम बताइए। चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट ही कहलाता है। इसका हम क्या करेंगे, इनका फलस्वरूप अपघटन कराएंगे, उसमें अपघटन गर्म करेंगे तो क्या बनता है। चूने के पत्थर के लिए हम समझेंगे देखो यहाँ समझ लेंगे हम लोग CaCO3, इसको गर्म करेंगे तो बनता है CaO प्लस O2 अलग हो जाएगा आपका, CO2 अलग हो जाएगा। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड का आपका रहेगा 18 का A। कौन से भौतिक परिवर्तन नहीं है, बर्फ गलने पर जल बनना भौतिक परिवर्तन, जल में चीनी का विलय होना भौतिक परिवर्तन, और बीज का उगना, जी हाँ बल्ब का जलना भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि लाइट जलती है तो कोई परिवर्तन नया पदार्थ नहीं बनता है। तो बीज का उगना, जी हाँ बीज जब उगता है तो कई सारे केमिकल परिवर्तन होते हैं, आपने पढ़ा होगा बायो वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो उसमें है बीज का उगना। 19 क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण, हाँ कौन सा लवण है जो सूर्य के प्रकाश में अपघटित होता है। जी हाँ, तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि सिल्वर क्लोराइड जो है, ये इस लवण को अगर आप सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये इसका अपघटन हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो इस स्थिति में हम ये समझ लेंगे कि इसका आंसर रहेगा आपका AgCl। जी हाँ क्या रहेगा, AgCl हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आपके ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।